Okay, good morning, guys. So, welcome back to my YouTube channel, Gate Diary. In previous class, actually, I told you about that the voltage regulation depends on the load power factor. Okay, so we will see next how it is changing according to the power factor. Okay, so let's see with the help of phasor diagram of the approximate equivalent circuit diagram of the transformer is given to you, R equivalent and JX equivalent. Okay, V in no load voltage and V is the full load voltage or rated voltage. So if you want to draw its phasor diagram, so how to draw? V in equal to V plus I Z equivalent. Okay, already you know this equation. This is the Z equivalent. Z equivalent equal to R equivalent plus JX equivalent. ओके, सो फेजर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? V को आपने रेफरेंस लिया, फुल लोड और रेटेड वोल्टेज को आपने लिया रेफरेंस. सो दिस V is your reference. Current I, just I am considering for PF. So I is lagging PF. For lagging PF, I will be lag with load voltage V with the angle 5 degree. Power factor angle is phi. Okay. Now you have to draw IR equivalent. तो IR equivalent क्या होगा? I के फेज में ही होगा IR equivalent प्लस JX equivalent 90 डिग्री लीड करेगा JIX equivalent. ओके, तो VN आप कैसे करेंगे? ड्रॉ यहाँ पर V फेजर प्लस IR equivalent प्लस JIX equivalent और इसका जो फेजर सम होगा ये होगा आपका V in. ओके, ये है आपका V in. इज इट क्लियर? इम्पीडेंस एंगल आपको पता है कैसे आप ड्रॉ करते हैं. थीटा इक्विवेलेंट क्या है? इम्पीडेंस एंगल है आपका. तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर. ये है आपका आर इक्विवेलेंट, यहीं पर जाएगा आपका एक्स इक्विवेलेंट और जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जेड इक्विवेलेंट. और ये जो एंगल है आपका दैट इज थीटा इक्विवेलेंट. ओके, तो अगर आप यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल ये ड्रॉ करते हैं तो आई आर इक्विवेलेंट जे और ये जो है ये वाला ये है आपका आई जेड इक्विवेलेंट. ओके, इसको मैंने डैश करके यहाँ पे ड्रॉ किया आई जेड इक्विवेलेंट. ओके, तो ये जो एंगल है आपका दिस विल बी थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई बिकॉज दिस इज फाई ओनली एंड टोटल इज थीटा इक्विवेलेंट. टोटल इज थीटा इक्विवेलेंट. तो ऊपर वाला जो एंगल बचेगा आपका बचेगा थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई. ओके, 5 डिग्री. यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आपका यहाँ पे जो लोड है कांस्टेंट है. आई क्या है आपका? फुल लोड. आई रेटेड मैंने लिया 1 पर यूनिट. वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट है. जेड इक्विवेलेंट आपका फिक्स्ड है. ठीक है, तो आई फिक्स है, जेड इक्विवेलेंट फिक्स्ड है. आप क्या वेरी करेंगे? फाई. आप वेरी करेंगे लोड का पावर फैक्टर एंगल फाई. तो जैसे आप फाई वेरी करेंगे तो आप ये देखिए, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर with the radius of I Z equivalent. ये सर्कल जब आप यहाँ पे अपना पॉइंट रख के और इसको ड्रॉ करेंगे और सर्कल का रेडियस होगा I Z equivalent, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही फाई को आप क्या करेंगे, फाई एंगल आपका रिड्यूस होगा तो आपका ये इधर शिफ्ट होगा. ठीक है, इधर शिफ्ट होगा. ये आपका I Z equivalent तो इधर शिफ्ट होगा तो आपका V in भी शिफ्ट होगा. V in शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कहीं V in होगा. इसी तरह जैसे जैसे आप फाई को रिड्यूस करते रहेंगे तो आपका V इन का मैग्नीट्यूड भी कम होता रहेगा. ठीक है, और आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया होगा इधर न्यूमेरिकल में कि जो आपका V इन का मैग्नीट्यूड है इट इज चेंजिंग एज यू आर चेंजिंग द लोड पावर फैक्टर. ये देखो आप V इन पर यूनिट आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे 1.01 है यहाँ पे और V इन यहाँ पे 0.9521 है.
ठीक है। तो एंगल यहाँ पे आपका प्लस 36.86 हुआ, तो इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया। यहाँ पे एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1.0148। ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देख लो आप, एंगल आपका कितना था, 5 माइनस 36.86, तो वोल्टेज पर यूनिट कितना था आपका, 1.070। तो एंगल आपका -36 से 0 हुआ। ठीक है। तो वोल्टेज वी इन आपका 1.07 से कितना हुआ, 1.0148। ठीक है, 1.0148। तो ये आपका कम हुआ वी इन। अगेन अगर आपका एंगल और ज्यादा शिफ्ट हो जाता है +36.86 पर, अगर यहाँ पर हो जाता है, तो आपका वी इन और रिड्यूस हो जाता है कितना, 0.9521। ओके। तो यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हैं कि जो आपका वी इन है, वी इन चेंज होगा तो बेसिकली आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी चेंज होगा। ओके, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, वी इन माइनस वी डिवाइड बाई वी। ओके, और वी इन पर यूनिट -1, ये है आपका पर यूनिट। ओके, तो नाउ फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहीं से निकालते हैं फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, और आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट। ओके, इसमें अगर आपको एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन आप लिखना चाहते हो, यहाँ से एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन अगर आप लिखना चाहें इस फेजर डायग्राम से, तो कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, कंसिडर दिस पॉइंट is O and the length of V in up to OB, okay, and up to V if this is A. Okay, so how to write voltage regulation, V in minus V divided by V. V in means length how much, OB minus OA divided by OA. Okay, अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन फॉर्मूला भी निकालेंगे थोड़ा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। फेजर से यहाँ से क्या निकलेगा, फेजर अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका है V। ओके, यहीं पे आपने कहा लैगिंग। ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फेजर से। बेसिकली फेजर क्या है, एक स्नैपशॉट है, एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया हुआ स्नैपशॉट है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करते हो विद द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। ओके, अभी आप ड्रॉ करेंगे आई आर इक्वेलेंट, कहाँ पर है आपका, दिस वन। ड्रॉ करेंगे आई जे एक्स इक्वेलेंट एंड दिस इज योर वी इन। ठीक है, एंड दिस इज योर आई जेड इक्वेलेंट। ओके, ये है आपका 0 डिग्री रेफरेंस। एंगल मैंने आपसे बताया, ये एंगल क्या है आपका, थीटा इक्विवेलेंट -5। ये है आपका O B A। ओके, और V इन को अगर मैं हाँ, वन मोर थिंग, एंगल बिटवीन V एंड V इन मैंने बताया था
दिस इज डेल्टा, इस वेरी स्मॉल एंगल। ओके, स्मॉल एंगल है तो अगर आप वी इन को यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप निकालना चाहो लेंथ एक्स एक्सिस पे, वी इन का कंपोनेंट क्या होगा, वी इन कोस डेल्टा। और ये कंपोनेंट कहाँ पे आएगा बेसिकली, ये वी इन रेडियस का अगर आप एक आर्क लगाए यहाँ पर तो यू विल गेट समथिंग हियर, तो ये होगा आपका वी इन कोस डेल्टा। इसको अगर आप सी कहें, और ये पॉइंट आपका, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट पॉइंट परपेंडिकुलर वाला थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, इसको डी कहूँ, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप ये देखिए सी एंड डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर सिंस डेल्टा इज वेरी स्मॉल, since delta is very small, you can say V in cos delta equal to V in, because cos 0 क्या होगा 1, cos delta काफी क्लोज है 0 के, तो you can say V in cos delta equal to V in, or you can say this length OD equal to OC, वही मैं आपसे कह रहा था, or you can say this OC लेंथ है VC cos, sorry V in cos delta, तो OC इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू OD। ओके, तो इसको थोड़ा सा आपका जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज दिस विल बी इक्वल टू OB को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, एक्स एक्सिस पे आप इसको ले आए, तो ये क्या बन गया आपका, OB को आप एक्स एक्सिस पे लाओगे तो बनेगा OC, बट OC को क्या कहा मैंने, OC इज इक्विवेलेंट टू द OD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टेड ऑफ OB OD माइनस OA, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही मैं अभी करने वाला हूँ, तो V in का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट V in cos delta, delta is very small, that's why I am saying C and D are very close, so OC equal to OD I am saying. Next, see in phasor diagram what will be the value of OD minus OA, OD minus OA, this is this much value, OD minus OA is this one, okay। इसको क्या लिख सकते हैं आप, AD, AD बाई, इजी है समझने में, OD माइनस OA कितना होगा आपका, दिस वन, AD बाई OA, और AD को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, AD को आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस एंगल इज थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, ओके। तो इसको AD को लिख सकते हैं आप IZ इक्विवेलेंट, ये वाला आपका जो डायगोनल है, ये कितना है आपका IZ इक्विवेलेंट, और इसी को अगर आप एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा आपका IZ इक्विवेलेंट cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, तो ये आ जाएगा आपका, और आप ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका AB, तो इसको आप लिख सकते हैं AB cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, ये किसका वैल्यू हुआ, AD का, AD आप यहाँ पे लिख लो ना, कितना है, AD है AB cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, ये एंगल मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई बिकॉज दिस इज फाई, और कंप्लीट एंगल कितना है, इम्पीडेंस एंगल थीटा इक्विवेलेंट, तो ऊपर वाला कितना होगा, थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, तो AD को मैंने लिख दिया AB cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, और OA कितना है आपका, व्हाट अबाउट OA, OA इज V, AB क्या है आपका IZ इक्विवेलेंट, ओके।
into cos theta equivalent minus phi डिवाइडेड बाई v। अभी आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, v क्या है यहाँ पे आपका, v रेटेड, v क्या है आपका, इसका आप ले लो मैग्नीट्यूड, तो फेजर में भी हटा देता हूँ, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आई जेड इक्वेलेंट कोस थीटा इक्वेलेंट माइनस फाइव डिवाइडेड बाई वी। तो वी क्या है यहाँ पे, फुल लोड और वी रेटेड। आई क्या है, आई भी आपका फुल लोड और आई रेटेड है ये, या बेस, आप इसको बेस भी कह सकते हैं, आई बेस वी बेस। तो इसको जब आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे देन यू विल गेट वेरी नाइस रिजल्ट, z इक्विवेलेंट cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव डिवाइडेड बाई v, और इसको आप नीचे ले आओ, इट विल बी i। तो ये क्या बन गया आपका, v रेटेड बाई i रेटेड, ये बन गया आपका z बेस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनने वाला है आपका z बेस। ओके, अभी यहाँ से ये z इक्विवेलेंट बाई z बेस को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज z पर यूनिट, दिस इज z पर यूनिट cos थीटा। काफी नाइस रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन क्या आया, z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे, cos cos से cos भी प्लस साइन है साइन भी, साइन थीटा इक्विवेलेंट इंटू साइन फाइव। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा r पर यूनिट cos फाइव प्लस x पर यूनिट sin फाइव। दिस इज आल्सो फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला मॉडिफाइड। अभी ये कैसे है बता देते हैं आप, you know the impedance triangle, this is r per unit in per unit, this is x per unit and this is z per unit and this is theta equivalent, क्योंकि एंगल तो वही है आपका, इक्विवेलेंट में वैल्यू हो या फिर आपकी पर यूनिट में हो। तो आप r पर यूनिट को क्या लिख सकते हैं, z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट, z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट। Similarly, you can write x per unit equal to z per unit sin theta equivalent। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट को मैंने x पर यूनिट लिख दिया यहाँ पर, और z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट को मैंने r पर यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आई थिंक आपको समझ आया होगा मैंने कैसे डिराइव किया। मैंने पहले लिखा जो वोल्टेज रेगुलेशन का आपका फॉर्मूला है वो भी माइनस ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए, देन मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, v इनको मैंने लिया कंपोनेंट यहाँ पर x एक्सिस पर, तो v इन cos डेल्टा। ठीक है, तो आप ये रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ ना आए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, अभी कंडीशंस चेक करेंगे फॉर मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, मिनिमम कब होगा और किस पावर फैक्टर पर होगा, और जीरो कब होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेगुलेशन। अच्छा, ट्रांसफार्मर के बारे में और भी आपको बताना चाहता हूँ।
आपने देखा होगा आपकी घर में सप्लाई आ रही है क्या, इसको यहाँ पे बता देते हैं नई स्लाइड पे। आपके जो घर में सप्लाई आ रही है दैट इज सिंगल फेज और 3 फेज। थोड़ा ड्राइंग बनाते हैं। अरे वाह, मस्त ड्राइंग बनी। हाँ, ये जो आपके घर में जो लाइट आ रही है दैट इज सिंगल फेज एसी। ठीक है, क्योंकि घर में जितने भी आपके लोड है क्या है, सब सिंगल फेज लोड है। फैन, रेफ्रिजरेटर, टीवी सब सिंगल फेज है आपके। दैट्स व्हाई यू नीड सिंगल फेज एसी सप्लाई 220 वोल्ट आरएमएस। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं 220 वोल्ट क्या है, तो बच्चे कोई पीक बताता है, कोई कुछ। तो ये क्या है, 220 वोल्ट आरएमएस सिंगल फेज सप्लाई। बिकॉज घर में आपके सिंगल फेज लोड है तो आपको सिंगल फेज का ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह में है वहाँ पे 3 फेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो वे स्पेशल यूजर होते हैं बेसिकली इंडस्ट्री वाले। लेकिन जो कॉमर्शियल यूज के लिए है, घर के लिए, इट इज ओनली यू रिक्वायर्ड सिंगल फेज एसी सप्लाई 220 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, आपके घर के बाहर एक पोल होगा और पोल पे कितने वायर आते हैं आपके, 4 वायर, 1 2 3 4। अच्छा, जो बॉटम वायर है आपका, जो बॉटम वायर है ये क्या है, बेसिकली बॉटम वाला वायर, ये आपके वायर है। तो जो सबसे बॉटम वाला वायर है ये है आपका न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। ये बताएंगे कहाँ से आता है। बेसिकली ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। ये कौन सा है, 3 फेज 4 वायर। जो आपके घर के बाहर पोल लगा है उस पर आप देखेंगे 4 वायर है। तो उसमें सबसे नीचे वाला तो है न्यूट्रल। जितने भी घर यहाँ पर है आपका, आपके नीबर का, सबको क्या चाहिए, सिंगल फेज सप्लाई। ऑल नीड सिंगल फेज सप्लाई ओनली। ओके, तो फॉर एग्जांपल कैसे देंगे आप, आपके पोल पे यहाँ पे आर वाई बी। ठीक है, ये तो है आपके लाइन वायर, इसको हॉट वायर भी बोलते हैं, लाइन वायर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक है न्यूट्रल। तो आपको घर के लिए चाहिए एक लाइन वायर एंड 1 न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आप यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और लाइन जो आपका मन करे, आप आर से लो, वाई से लो, बी से लो, आपकी चॉइस। तो ये आपको मिल गई लाइन। तो एक लाइन आ गई, एक न्यूट्रल आ गई, और आपके घर में लाइट आ गई, बल्ब जल गया। ओके, इसी से आप कुछ भी चलाओ। फिर आपके नीबर वाला घर है, इसको फॉर एग्जांपल आर तो लाइन दे दिया, आर फेज की तो लाइन दे दी, और न्यूट्रल भी इसको सेम दे दिया। तो इसको भी 2 वायर चाहिए। तो जितने भी आपकी कॉलोनी में घर है आपको सबको क्या देना है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो आपकी पोल पे जो आपकी सप्लाई आ रही है 4 वायर की, ये कहाँ से आ रही है। बेसिकली ये आती है, आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी के बाहर नियर बाय कोई ट्रांसफार्मर रखा होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर अलग होते हैं बेसिकली। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपको सप्लाई मिलती है आपके घर में। इसकी रेटिंग क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगी, वो भी बताते हैं। तो बेसिकली इसकी जो प्राइमरी है हाई वोल्टेज एचवी साइड, ये कनेक्ट होती है 11 केवी से, 11 केवी आरएमएस 3 फेज। ठीक है, तो बुशिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होती है 11 केवी। हाँ, इसकी दूसरी साइड यहाँ पे आप देखोगे इधर 4 बुशिंग होती है, बेसिकली 4 बुशिंग होती है। तो ये 4 बुशिंग में क्या है, इधर आपका आर निकलेगा, इधर वाई, इधर बी, और ये आपका न्यूट्रल। और इसी को करते हैं हम ग्राउंडिंग। न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, ट्रांसफार्मर की बॉडी को भी ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आर वाई बी और न्यूट्रल, ये यहीं से वायर जाते हैं आपके पोल को। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन खींचेगी और जाएगी पोल पे।
तो ये है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आपका 11 kV बाई 400 वोल्ट। ये 400 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 400 मैंने लिखा यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्या लिखा? लाइन टू लाइन वोल्टेज, आरएमएस। तो आप अपने वोल्टमीटर को किसी भी टू लाइन या टू फेज वायर के बीच कनेक्ट करेंगे तो आपको रीडिंग मिलेगी ऑलमोस्ट 400 और 415 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 11 केवी को स्टेप डाउन करता है 400 और 415 में। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज जो है आपकी किसी भी लाइन वायर और न्यूट्रल वायर के बीच कितनी होगी, लाइन और न्यूट्रल के बीच कितनी होगी आपकी 220 वोल्ट। ओके, 230 220 वोल्ट। ओके, और किसी भी दो फेज वायर के बीच कितना होगा आपका लाइन वोल्टेज 415 और 400 वोल्टेज। तो आपको डबल फेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या चाहिए 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट के लिए आप एक न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दो और किसी भी फेज पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, बात करते हैं इसकी वाइंडिंग की। ये आपका 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो इसकी वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड होती है? इसकी वाइंडिंग बेसिकली 11 केवी वाली साइड और 400 वोल्ट वाली साइड, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। तो ये आपकी बेसिकली डेल्टा में होती है, तो 11 केवी वाली है। आप पढ़ेंगे अभी आगे 3 फेज ट्रांसफार्मर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप पढ़ेंगे ये डेल्टा में है आपकी प्राइमरी और ये है आपकी स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी वाली, और स्टार भी ग्राउंड कनेक्टेड स्टार है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो आर वाई एंड बी। ठीक है, और ये अर्थ, ये न्यूट्रल, तो आपको ये मिल गए। यहाँ पे 11 केवी के आपने देखा होगा 3 वायर आते हैं सिर्फ 3 वायर आते हैं आर वाई बी। तो 11 केवी आप किसी भी फेज के बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी 11 केवी आरएमएस, 11 केवी आरएमएस। ये 400 वोल्ट आरएमएस। पीक आप निकाल लेंगे रूट, रूट कैसे निकालेंगे? पीक √2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके घर की सप्लाई के बारे में, कैसे आपको घर की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इसमें अगर आपका ये न्यूट्रल ओपन हो जाता है किसी कारण से, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल आपका ओपन हो जाता है, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी फ्लोटिंग न्यूट्रल। मतलब जो आपका ये न्यूट्रल है ये 0 वोल्ट पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे यू विल गेट सम वोल्टेज। तो हो सकता है कि आप जब घर में अब आप वोल्टेज देखेंगे फ्लक्चुएशन, तो हो सकता है आपकी वोल्टेज 280 289 290 तक चली जाए। ठीक है, या फिर आपको 180 कुछ फेज में आपको कम मिले। तो ये कब होता है? तब जब आपका ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ओपन हो जाता है, तो इससे आपके अप्लायंसेस कुछ डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए घर में लोग क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर लगाते हैं, ताकि अगर आपके ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ओपन भी हो जाए तो आपको एक रेगुलेटेड सप्लाई मिलती रहे। ओके, उस कंडीशन को कहते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल। तो ये आपका न्यूट्रल क्या फ्लोट करता रहता है। इसकी अभी हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करके इसको 0 वोल्ट पे फिक्स कर देते हैं, इसको एकदम 0 वोल्ट पे, ऑलवेज 0 इसकी वोल्टेज श्योर करते हैं। ठीक है, पोल के लास्ट में भी, जहाँ पे लास्ट पोल होगा उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है, इसको भी ग्राउंड करते रहते हैं, पोल पे भी ग्राउंडिंग करते रहते हैं, ताकि यहाँ पे अगर कुछ वोल्टेज है तो ये 0 हो जाए। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कैसे आपको सप्लाई मिल रही है घर पे। हाँ, अभी देखते हैं मैक्सिमम रेगुलेशन की कंडीशन। फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, क्या है फॉर्मूला आपका? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू Z पर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई। ओके, दिस इज फाई। तो मैक्सिमम कब होगा वोल्टेज रेगुलेशन? जब आपका इस एंगल का वैल्यू 1 होगा, तो मैक्सिमम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1।
तो वेयर कोस कब होगा मैक्सिमम, थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई इक्वल टू 1। 1 होने के लिए थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई क्या होना चाहिए, 0। तो फाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाई थीटा इक्विवेलेंट। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बतानी भूल गया। ये जो आपका फॉर्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू Z पर यूनिट कोस थीटा इक्विवेलेंट, इसमें ये कंडीशन है कि ये जो फाई है, अभी हमने लैगिंग के लिए निकाला ना डेरिवेशन, तो फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। फॉर्मूले में अगर आप रख के देखें, इक्वल टू पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। ठीक है, अगर आप एंगल नेगेटिव ले लेंगे तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला कब है, थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई व्हेन फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। ठीक है, तो ये फाई इक्वल टू थीटा इक्विवेलेंट आया, तो फाई आपका क्या है, लैगिंग है क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये लैगिंग है। तो इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर क्या होगा, ये कंडीशन किसके लिए, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका वैल्यू 1 है, तो वोल्टेज रेगुलेशन सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कितना होगा, Z पर यूनिट, क्योंकि कब होगा, जब ये cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई की वैल्यू 1 होगी, इंटू 1। तो ये है आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ये होगा Z पर यूनिट के इक्विवेलेंट। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या होगा, कब होगा आपका ये, जब आपका लोड पीएफ क्या होगा, जो आपने लोड कनेक्ट किया ट्रांसफार्मर को, cos फाई इक्वल टू cos थीटा इक्विवेलेंट लैगिंग, ये ध्यान रखना बार बार, वो लैगिंग लीडिंग दोनों तरफ ऑप्शन देगा आपको। तो cos फाई क्या होगा, cos थीटा इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ये आप जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वहां से लिख सकते हैं। cos थीटा इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन देगा कि वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम है तो पावर फैक्टर क्या है, तो आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट लैगिंग, इसको नहीं भूलना। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लो ना आप cos थीटा इक्विवेलेंट की वैल्यू। cos थीटा इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस R पर यूनिट बाई Z पर यूनिट, वही मैंने लिखा R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट। ठीक है, लैगिंग। और एंगल भी ध्यान देना, एंगल क्या है, फाई इक्वल टू थीटा इक्विवेलेंट, ये भी पूछ सकता है, लैगिंग। ओके, तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट, करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या होगा, R इक्विवेलेंट बाई Z इक्विवेलेंट, और पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, किसके इक्वल होगा, फाई इक्वल टू थीटा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन से। हाँ, इसका लास्ट कि फेजर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग फेजर, फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं, क्या होगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फेजर क्या होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं, लैगिंग के लिए आपने बनाया हुआ है, ध्यान में देना एंगल, फाई क्या है आपका, थीटा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये है आपका V, लैगिंग लोड है, तो I में यहीं पे ड्रॉ करने वाला हूँ, एंगल फाई है, तो IR इक्विवेलेंट यही होगा। ठीक है, और थीटा इक्विवेलेंट कितना है आपका, फाई, तो थीटा इक्विवेलेंट आपका ऊपर नहीं जाएगा, इतना ही है फाई, थीटा इक्विवेलेंट यही है आपका। ठीक है, तो ये आपका होगा IZ इक्विवेलेंट, और यही होगा आपका V इन। समझ आया, ये लाइन क्या है आपकी, ये वाली, दिस इज I
Z इक्विवेलेंट। ओके, तो V प्लस V इन, सॉरी V इन इक्वल टू V प्लस आई Z इक्विवेलेंट, ये आई आर इक्विवेलेंट और ये है आपका J I X इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक करस्पॉन्डिंग PF है। इसमें आपका आप ध्यान देंगे डेल्टा क्या है, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में कोई अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, बिकॉज डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री। ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के कंडीशन में डेल्टा कितना होगा, तो इट विल बी 0, क्योंकि V एंड V इन क्या है, सेम फेज में है, बिकॉज फाई इक्वल टू थीटा इक्विवेलेंट। ओके, तो ये फेजर भी आपका हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं कि नो अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड। जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था ना, लिखा था यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट किया था ना हमने, कहाँ है, हाँ, ये हमने किया था ना कि OC इक्वल टू OD। ये अप्रोक्सीमेशन के बाद इसको नेग्लेक्ट कर दिया, छोटी सी डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है मैक्सिमम रेगुलेशन का जब आपने प्लॉट किया, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री, नो अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंडीशन 0 वोल्टेज के लिए क्या कंडीशन होगी देखते हैं। कंडीशन फॉर 0 रेगुलेशन, पहले फॉर्मूला लिख रहा आप, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या है फॉर्मूला, Z पर यूनिट कोस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई। 0 कब होगा वोल्टेज रेगुलेशन, जब आपकी ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी, और ये वाली टर्म 0 कब होगी, जब एंगल कितना होगा, कोस 90 डिग्री होगा, इक्वल टू, बताइए, कोस 90 डिग्री, कंपेयर करिए, थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। फाई को अगर आप लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट। अभी आप देखिए फाई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, फाई क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव साइन हटा के इसको लिख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लीडिंग नहीं लिख सकता, मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा और अब लिखूंगा 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, और अब मैं यहाँ पे खुशी से लिखूंगा कि ये है मेरा लीडिंग। मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया और लिख दिया लीडिंग। तो कंडीशन क्या है 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, दैट पावर फैक्टर एंगल शुड बी लीडिंग एंड इट शुड बी 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग EF कितना होगा लोड का टू मेंटेन द 0 वोल्टेज रेगुलेशन, cos phi इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्विवेलेंट, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और ध्यान देना ये क्या है, लीडिंग है। साइन थीटा इक्विवेलेंट आप उसी ट्रायंगल से लिख लो, क्या आएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल से, एक्स इक्विवेलेंट बाय जेड इक्विवेलेंट, ये होगा आपका cos phi 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ध्यान देना लीडिंग है, लीडिंग नहीं लिखोगे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लैगिंग कंसीडर कर लेगा अगर आपने लीडिंग नहीं लिखा। ओके, तो करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या है, एक्स इक्विवेलेंट बाय जेड इक्विवेलेंट कहाँ से आया, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से लिखा मैंने, बार बार बता रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है आपका आर इक्विवेलेंट, ये है एक्स इक्विवेलेंट, और ये है थीटा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एंगल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है पर यूनिट और
एक्चुअल वैल्यू में, ठीक है। तो साइन थीटा इक्विवेलेंट आप कैसे लिखेंगे, एक्स इक्विवेलेंट बाय जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट बाय जेड इक्विवेलेंट, tan थीटा आप लिख सकते हैं अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम बना लेते हैं, फेजर डायग्राम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फेजर डायग्राम फॉर जीरो रेगुलेशन, ईएस में पूछ ले अगर फेजर डायग्राम बनाया तो आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। ओके, हाउ टू ड्रॉ, यू नो फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, इसको ध्यान में रख के आपको ड्रॉ करना है। ओके, लीडिंग, तो करंट आपका, आपको पता है लीडिंग है तो करंट आपका लीड करेगा वोल्टेज से, तो ये है आपकी वोल्टेज ऑलरेडी। अभी करंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते थे, अभी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो करंट बेसिकली आपका लीड करेगा तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। आई आर इक्वेलेंट भी मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आई आर इक्वेलेंट, और अगर ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा, ये है आई आर इक्वेलेंट, तो जे आई एक्स इक्वेलेंट कहाँ पे और होगा, यहाँ पर होगा आपका जे आई एक्स इक्वेलेंट, ठीक है। और ये होगा आपका वी इन, ओके। तो ये एंगल आपका फाई है, ओके। और ये एंगल है आपका इम्पीडेंस एंगल थीटा इक्विवेलेंट, और ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो फाई क्या होगा 90 माइनस, फाई को अगर इसकी टर्म में लिखें, बिकॉज ये एंगल है आपका 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री में से आप घटा देंगे इम्पीडेंस एंगल तो आपको मिल जाएगा फाई, ठीक है। फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट हो गया, तो ये आपका फेजर डायग्राम बन गया, और यही है आपका आई जेड इक्विवेलेंट, ओके। और ये है आपका आई आर इक्विवेलेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये तो है ही आपका जे आई एक्स इक्विवेलेंट, ओके। इजी है काफी, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन ड्रॉ फेजर डायग्राम, ओके। लीडिंग है, ध्यान देना, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, लीडिंग, इसलिए मैंने करंट को लीड किया वोल्टेज से, तो इट्स डन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस वगैरह में पूछ लेते हैं आपके, कंडीशन फॉर मिनिमम, क्योंकि आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या रखना है, मिनिमम, ना ही आपको जीरो कर सकते हैं आप, जीरो करेंगे तो आपको फाई क्या चाहिए 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट, तो ये आपसे मेंटेन नहीं होगा। तो कंडीशन फॉर मिनिमम आपको रखना है वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम, लिख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ओके। मिनिमम के लिए आपने देखा कि जीरो कब होगा वोल्टेज रेगुलेशन, जब करंट लीड कर रहा है, तो मिनिमम भी कब होगा, जब करंट लीड करेगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए आपका जो फाई है, पावर फैक्टर एंगल, ये क्या होगा, अगर आपका फाई इक्वल टू 90 डिग्री है लीडिंग,
ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम क्या होगा आपका? -5, 5 लीडिंग है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि 5 इज पॉजिटिव 4 लैगिंग, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका? और इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या आएगा? cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम कब है आपका? जब आपका जो पावर फैक्टर एंगल है दिस इज 90 डिग्री लीडिंग, मिनिमम होगा आपका। और इसकी वैल्यू क्या है? -z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट। करस्पॉन्डिंग पीएफ चेक कर लेते हैं। पावर फैक्टर भी आपका क्या होगा? लीडिंग होगा, और कितना होगा? माइनस के 90 डिग्री। वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम क्या होगा आपका? हाँ, z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हैं? ये ट्रायंगल बना हुआ, क्या लिखेंगे? ये है आपका r पर यूनिट, दिस इज x पर यूनिट, z पर यूनिट, एंड दिस इज थीटा इक्विवेलेंट। बताइए, z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट, ये तो है z पर यूनिट cos थीटा, हाँ ये है साइन थीटा। z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट इक्वल टू x पर यूनिट, तो इसको लिख देंगे -x पर यूनिट। और x क्या है? आपकी लीकेज रिएक्टेंस। x क्या है आपकी? पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको मिनिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लीकेज रिएक्टेंस, per unit leakage reactance of the transformer, it should be minimum. Okay, so there are several techniques to minimize your per unit leakage impedance. तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको कम करेंगे। अभी इस करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर फाई है आपका, फाई को ध्यान में रख के बनाएंगे। इट इज बेसिकली 90 डिग्री लीडिंग। ओके, तो इसी को ध्यान में रख के बनाएंगे। वोल्टेज है आपका ये। ओके, करंट 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज से, तो करंट यहाँ पर होगा आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपका कहीं होगा आई आर इक्वेलेंट। करंट थोड़ा कम कर लो इसका मैग्नीट्यूड। आई आर इक्वेलेंट है आपका यहाँ पर, और यहीं पे बन जाएगा आपका 90 डिग्री लीड करेगा जे आई एक्स इक्वेलेंट। ये थोड़ा बड़ा बना लेना। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वी इन। तो आप देख सकते हैं इसमें वी इन जो है, वी इन का मैग्नीट्यूड कम है कंपेयर टू द वी, तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा आपका मिनिमम। ये है आई जेड इक्वेलेंट। ओके, ये एंगल है आपका थीटा इक्वेलेंट। ठीक है, और ये है आपका आई जेड इक्वेलेंट। ओके, ये है आपका वी इन, दिस वन। ये लिख दिया आई एक्स इक्वेलेंट, आई आर इक्वेलेंट। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिकली फेजर एट, पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम फॉर मिनिमम रेगुलेशन।
और आपको पता है कि मिनिमम रेगुलेशन कैसे, क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन है इट शुड बी मिनिमम, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर पे तो आपकी वोल्टेज ज़्यादा डिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वोल्टेज डिप हो जा रही है तो फिर लोड कनेक्ट कैसे आप कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर पे तो उसका जो वोल्टेज है इट शुड बी रेटेड, मतलब ये रेटेड रहना चाहिए, ज़्यादा डिप नहीं होना चाहिए। डिप होगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन ideally it should be 0 but practically it should be at minimum value, okay। तो ये फेजर डायग्राम, और मिनिमम कैसे होगा, क्या है कंडीशन कि जब आपका लीकेज रिएक्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है, एक्स पर यूनिट जब कम है, जब आपका लीकेज रिएक्टेंस कम है। अब क्वेश्चन आता है कि आप अपनी लीकेज रिएक्टेंस शुड बी मिनिमम, ये कैसे मिनिमम करेंगे आप, ठीक है। तो वही है टेक्निक्स, कैसे इसको कम करेंगे, एलवीएचई को पास रख के आप, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये आपने एंजॉय किया होगा क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिकली। ये मैंने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसे आपके घर में आ रही है लाइन, और कैसे यू आर गेटिंग द सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम द 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। Its primary is delta connected and its secondary is earth connected star, okay. Then you are getting 400 voltage between the lines and you need single phase supply for your house appliances, okay. If you have any doubt you can write in the comment box. Definitely I will respond your if you have any problem I will respond to your problem, okay. So hope you enjoy this video. Okay, you can like this video or subscribe this channel. Okay, thank you for watching. Thank you friends. Hope you are good. Thanks.